हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नॉर्मली लेबोरेटरी में, चाहे वो हेमेटोलॉजी की लैब हो, ऑस्टोपैथो की लैब हो, माइक्रो की लैब हो या जनरल आपकी लेबोरेटरी हो, सभी में माइक्रोस्कोप जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। जो हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से आपका माइक्रोस्कोप जो है वो बेसिक नीड होती है हर माइक्रोस्कोप, हर लेबोरेटरी की। और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इसका प्रिंसिपल ये किस बेस पर काम करता है, ये सारे आज की इस क्लास में हम समझेंगे। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप से। तो देखिए, माइक्रोस्कोप जैसे कि मैंने बताया कि वो हर लेबोरेटरी में नीड होता है, सभी में जरूरी होता है, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट को या जिन स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। चाहे आप जैसे हिस्टोपैथो की बात करें, तो हिस्टोपैथो में आपको टिश्यू को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए भी आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है, और बैक्टीरिया की साइज बहुत ही स्मॉल होती है, वायरस की उससे और ज्यादा स्मॉल होती है। फिर आप ले लीजिए हेमेटोलॉजी में, तो हेमेटोलॉजी में भी आपको जरूरत होती है। हेमेटोलॉजी में आप जैसे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ब्लड सेल्स देखनी है, आरबीसी देखनी है, डब्ल्यूबीसी देखनी है, तो क्या पेरिफेरल स्मीयर को आप नेक्ड आई से देख पाते हैं कि उसमें कहाँ पर कौन से सेल है? नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सो नाम से इसके क्लियर है कि देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब हम सभी जानते हैं स्मॉल होता है, और स्कोप का मतलब होता है टू लुक। टू लुक मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। सो इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड और अनएडेड आई। ठीक है। अब एक टर्म और आता है यहाँ पर, माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? देखिए, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, जबकि माइक्रोस्कोपी जो है वो एक टेक्निक है। क्या है माइक्रोस्कोपी? एक टेक्निक है। माइक्रोस्कोपी कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें से बहुत सारी जगह से क्वेश्चन बनता है, तो पूरे फोकस और पूरे ध्यान के साथ अच्छे से हमें पढ़ना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में, मैं सीनियर की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे जो सीनियर्स होते हैं, कुछ, बाकी कुछ तो बहुत एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब उनकी पूरी नौकरी हो गई पर फिर भी उनको माइक्रोस्कोप के पार्ट्स नहीं पता, उसमें ऑब्जर्वेशन कैसे करना है वो नहीं पता है। तो पार्ट्स तो जो कि आपको थ्योरेटिकल समझना पड़ेंगे और प्रैक्टिकल भी समझना पड़ेंगे। थ्योरी में हम आपको ये बता देंगे कि यहाँ पर ये पार्ट्स होता है, लेकिन आप जब उसको टच करके समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप कहीं लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो ये क्लास पढ़ने के बाद उस माइक्रोस्कोप को आप ऑब्जर्व जरूर करना कि मैम ने कहाँ पर कौन सा पार्ट बताया है, और उसको समझने की कोशिश करना। अगर आप उसको मैन्युअली समझेंगे तो और भी बेटर तरीके से आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलिए, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी जो है एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक। एक मिनट। माइक्रोस्कोप एक टेक्निक है, टेक्निक फॉर विजुअलाइज्ड विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट with the help of microscope, with the help of माइक्रोस्कोप। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत लग रही है, और उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसकी मदद से आप ये टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब हमने माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्टिंग में पढ़ा है कि माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट जो है, माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं, जो माइक्रोस्कोप है उसको सबसे पहले किसने बनाया?
बनाया था? तो माइक्रोस्कोप को बनाया सबसे पहले हमारे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो सिंगल लेंस था और आपका होममेड माइक्रोस्कोप था। उसके बाद जो नई नई टेक्निक्स आती गई, नया नया मॉडिफिकेशंस हुआ, डेवलपमेंट हुए और बहुत ही अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले उस सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, जिनको इन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। एनिमल्स हमने कहा था जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स इन्होंने देखा था, जिसमें कुछ बैक्टीरिया भी थी, ब्लड सेल्स भी थी, स्पर्म सेल्स भी थे। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। उसके बाद जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने भी सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। इस तरीके से माइक्रोस्कोप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आज हमें पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे से माइक्रोस्कोप के बारे में समझना है। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास में तो हम बस इतना ही देखेंगे कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप को बेटर तरीके से समझने के लिए हमें उसका प्रिंसिपल, उसके फंक्शन को और उसके पार्ट्स को जानना होगा। ठीक है, तभी हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नाम आ रहा है बार बार, मतलब कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक आपका माइक्रोस्कोप है, इसके ये सारे पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स में किसका क्या फंक्शन होता है, एक बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही है कि जैसे ये हमारी स्लाइड है, उस पर हमने जैसे मान लो ये पीबीएस बनाया, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाया, और इस स्टेज पर हम रखते हैं। यहाँ पर ये कुछ लेंस लगे हुए होते हैं जो कि इस इमेज को परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पर हमारी अपनी आंख रखकर, ये इसे आई पीस आप कहते हैं, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक क्लियर बेसिक आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोपी क्या है। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे कि पैरासाइट्स। पैरासाइट में आप ले लीजिए एडल्ट हेलमिंथिस को, तो वो जो एडल्ट हेलमिंथिस होता है उसको आप नेक्ड आई से देख पाते हैं। वो आता माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट उसको आप नेक्ड आई से देख पाते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे कि वायरस है, तो वायरस को देखने के लिए फिर आपको और अच्छा रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। मतलब कि अच्छा रिजोल्यूशन मतलब कि जो बेटर तरीके से उस इमेज को परफॉर्म कर पाए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सेपरेट कर पाए, ठीक है, और अच्छी तरीके से परफॉर्म करके आपके सामने लाकर दिखा पाए, वो होता है रिजोल्यूशन। तो उसके लिए वायरस को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, क्योंकि वायरस की साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, एनएम में होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप कॉमनली जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नॉर्मली लेबोरेटरी में हम देखते हैं तो कंपाउंड और वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। एक बेसिक में यहाँ पर बता रही हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं, एक एक करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो दो टाइप के माइक्रोस्कोप आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ आई पीस, ठीक है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आई पीस। अब ये आई पीस क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, जो कि आपकी आई के पास में होता है। जब भी आप माइक्रोस्कोप पर आई रखते हैं, आपकी आंख रखते हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ में होता है। ये रहा, एक मिनट मैं बताती हूँ। चलो अभी यहाँ पर थोड़ी देर से मैं आपको बताती हूँ, अभी इसको आप ध्यान से समझिए। हाँ, कि डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आई पीस की अगर आप बात करते हैं, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आई पीस, जहां पर आप आई रखकर ऑब्जर्व करते हैं, इमेज को देख पाते हैं। देखिए चलो यहाँ पर बता देती हूँ। ये जो अभी हमने देखा था माइक्रोस्कोप, देखिए ये है आपका आई पीस, आई पीस, ठीक है। यहाँ पर आप आंख रखते हैं जो आपकी आंख के पास में होता है, और ये होते हैं ऑब्जेक्टिव पीस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पीस, जहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी स्पेसिमेन आपने रखा है जिससे आपकी इमेज बनकर आपके सामने आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पीस होता है और आई पीस होता है, इन पर भी डिपेंड होता है कि आपका माइक्रोस्कोप कौन सा टाइप का है। अगर हम जैसे आई पीस की बात करते हैं, तो आई पीस में आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो दो टाइप का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा होता है? एक होता है मोनोकुलर कुलर, और एक होता है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर, एक टेनोकुलर भी होता है, टेनोकुलर भी होता है, जिसमें आपकी 10 आई पीस होती है।
कितनी 10, मतलब कि 10 जगह पर आप देख सकते हैं उस माइक्रोस्कोप में। वो मैं स्टोपैथो लैब में गई थी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम उसको देखा था, अच्छे से पूरा प्रॉपर भी विजुअलाइज नहीं किया, पर एक मतलब इमेज मेरे माइंड में आ रही है कि हाँ वो कुछ इस तरीके का होता है। शायद उसको डेका या ऐसा ही कुछ नाम उसका रहता है, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मोनो मतलब आप समझते हैं कि एक, मतलब कि सिंगल आई पीस लगा हुआ है तो वो मोनोकुलर हो जाएगा। जहां पर दो आई पीस लगे हुए हैं वो बाइनोकुलर हो जाएगा। जहां पर 10 लगे हुए हैं वो टेनोकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिपेंड ऑफ जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, तो उसको चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं उनके नंबर ऑफ पर बात करें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस कितने हैं? एक है, दो है, तीन है या चार है? अगर ऑब्जेक्टिव लेंस एक है तो उसको हम कहते हैं सिंगल लेंस या फिर सिंगल माइक्रोस्कोप। सिंगल लेंस लिख लीजिए, सिंगल लेंस। और एक होता है कंपाउंड, सिंगल लेंस, और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में मतलब कि एक भी, दो भी और तीन भी और चार भी। तो एक अगर एक हुआ तो वो सिंगल लेंस हो जाएगा। एक से अधिक, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और मेनली लेबोरेटरी में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही अब यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल लेंस वाला बहुत कम जगह यूज होता है। अब मेनली हम जहां पर दो लेंस, तीन लेंस या चार लेंस, कौन से लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। तो लाइट, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि जहां पर लाइट का यूज हो रहा है, यूज लाइट। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में जहां पर यूज लाइट का यूज हो रहा है, जो कि विजिबल भी हो सकती है और आपकी आर्टिफिशियल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें आपके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में? एक होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, सिंगल और कंपाउंड जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखने मिलेंगे, मींस लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और एक होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, और थर्ड होता है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और एक और होता है फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप। ये फोर टाइप्स जो है आपके माइक्रोस्कोप के होते हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप? आपका लाइट माइक्रोस्कोप। फिर हम चलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। तो मैंने आपको बताया ही है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो, उसका रेजोल्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, कि वो बहुत ही छोटी सी चीज को बहुत ही बड़ा करके बता देता है। क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है कि वो कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको बहुत ही बड़ा करके बताता हो, 10 गुना करके, 20 गुना करके, 40 गुना और 100 गुना करके भी बताता हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो वायरस होते हैं जिनकी साइज बहुत ही स्मॉलेस्ट एनएम में होती है, नैनोमीटर में होती है, तो उसको भी बड़ा करके बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो टाइप्स के होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिन इलेक्ट्रिन बीम जो है वो यूज होती है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है, जैसे यहाँ पर लाइट यूज हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है। एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सेकंड होता है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए, एक और टाइप्स होता है इसमें लाइट और इलेक्ट्रॉन के अलावा, वो होता है स्कैनिंग प्रोब। स्कैनिंग प्रोब का मतलब होता है कि उसमें प्रोब होती है, वो जो प्रोब होती है वो इमेज को स्कैन करके शो कर देती है। ठीक है, तो उसको स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो ये टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन आई पीस, नंबर ऑफ आई पीस, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेस के आधार पर भी देख लिया। एक लाइट होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो ये अच्छे से आप इनका जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अपने नोट्स में कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख पाते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है, अगर आप देखें बेस्ड ऑन आई पीस, तो कितने आई पीस है? यहाँ पर आपके दो आई पीस है, दो दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोकुलर। और लेंस में देखेंगे तो देखिए, एक लेंस ये रहा, एक ये रहा, एक और पीछे की साइड उधर रहा, तो तीन लेंस है। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोस्कोप जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके पार्ट्स के बारे में हमें समझना है। लेकिन जो तीन चीजें होती है किसी भी माइक्रोस्कोप को जब आप लेने जाते हैं, लेबोरेटरी के लिए कोई भी माइक्रोस्कोप आप खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसकी तीन चीजें देखी जाती है।
एक तो उसका मैग्निफिकेशन पावर क्या है, उसका रेजोल्यूशन क्या है और उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा है। ये तीन चीजें माइक्रोस्कोप की देखी जाती है। कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर आती है। माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले आता है मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई है, कौन कौन सी, कि जब भी आप कोई माइक्रोस्कोप जो है वो खरीदने जाते हैं तो तीन चीजें हम देखते हैं, और माइक्रोस्कोप की ये जो तीन चीजें हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीन प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को कितना अच्छा बनाना है, मतलब कि कोई भी इमेज है उसको कितना बड़ा करना है, फिर कितना फाइन तरीके से बताना है। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ये रहा एक ये रहा, तो ये इतने क्लोजली है, ये बहुत ही पास पास में है, तो अलग अलग, ताकि आप किसी भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको देखना है, किसी भी सेल्स की साइज शेप आपको देखनी है, तो कैसे देख पाएंगे, कि जब माइक्रोस्कोप उसको पूरा सेपरेट करके बताएगा, पूरा फाइन करके बताएगा, बहुत बड़ा करके बताएगा, तो ये सारी चीजें देखी जाती है, और कॉन्ट्रास्ट करके भी बताएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके माइक्रोस्कोप की। फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन, सेकेंड होता है रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन, और थर्ड वन इज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि enlargement ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, enlargement, enlargement ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कितना enlarge करके बता रहा है, कितना बड़ा करके बता रहा है, यही आपके माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है। सो मैग्निफिकेशन पावर जो है वो होती है आपके ऑब्जेक्ट को कितना वो enlarge कर रहा है, क्योंकि इसमें लेंसेस लगे हुए होते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंसेस लगे हुए होते हैं, बराबर। ऑब्जेक्टिव लेंसेज के अलावा आई पीस लेंसेज भी होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूलर, ऑक्यूलर लेंस, है ना, और इसको हम कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव लेंस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल लेंस। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें लेंसेस लगे हुए होते हैं, आई पीस में भी लेंसेस लगे हुए होते हैं। तो इन लेंस की मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, कि ये कितना ऑब्जेक्ट को बड़ा करके बता रहा है। इस पर मार्किंग भी रहती है, ये जो लेंसेस है उन पर मार्किंग रहती है, कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये 10x का भी होता है, 40x का भी होता है, 4x का भी होता है, और 100x का भी होता है। ठीक है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को वो 4 गुना करके बता रहा है, एक्स का मतलब यहाँ पर कि गुना, ठीक है, बड़ा करके, कितना बड़ा करके बता रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 गुना भी होता है, किसी ऑब्जेक्ट को ये 10 गुना करके बता रहा, और किसी ऑब्जेक्ट को ये 40 गुना करके बताता है, और किसी ऑब्जेक्ट को ये 100 गुना करके बताता है। तो यहाँ पर ये जो लेंसेज है इन पर मार्किंग रहती है कि 10x का कौन सा है, 40x का कौन सा है। जैसे कि अगर आप 40x की बात करते हैं तो 40x मतलब कि वो किसी ऑब्जेक्ट को 40 गुना करके बता रहा हो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर आपने आपका स्पेसिमेन रखा है, और स्पेसिमेन के पास में ही आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पास में है, जो ऑब्जेक्ट के पास में है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, और जो आई के पास में है उसको आई पीस या ऑक्यूलर लेंस आप कहते हैं। समझ में आया, तो ये दोनों चीजें आपको नाम से ही क्लियर हो रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपने स्पेसिमेन रखा है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, और ये इस ऑब्जेक्ट को देखता है, उसको बड़ा करता है, और आपको इमेज शो करता है। तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी इमेज बनती है, फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनती है आपकी। देन सेकेंड इमेज आपकी बनती है कहाँ पर, ये जो आई पीस में लेंस लगा हुआ होता है, ऑक्यूलर लेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पर बनती है। तो इमेज आपकी कहाँ पर बनी, दो जगह पर बनी। और जो लेंस है वो कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के लेंस हमने पढ़े, कौन कौन से, ऑक्यूलर, एक मिनट इसको इधर ही लिख लेते हैं, टू टाइप्स ऑफ लेंस आपने देखे, टू टाइप्स ऑफ लेंस,
लेंस के दो टाइप आपने देखे, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज होता है यहाँ पर आपका ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर लेंस जिसको आप आईपीस भी कहते हैं, और सेकंड होता है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और कॉमनली अगर हम देखें, जैसे कि आपने पहले 12th में भी पढ़ा होगा कि लेंस जो है वो एक तो कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का नाम सुना है ना, इस तरीके का। देखिए यहाँ पर ये कौन सा लेंस है आपका, ये कौन सा लेंस है? आप सभी ने पढ़ा है, तो आप जरा इसको माइंड में लेकर आइए कि इसको हम कौन सा लेंस कहेंगे, ठीक है। और एक ये होता है आपका कुछ इस तरीके का, ये वाला कौन सा लेंस है? ये है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव, कॉनकेव। और ये है आपका कॉन्वेक्स। अक्सर आपको पहले इसमें कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है, किसको याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। देखो इसमें क्या आ रही है, यहाँ पर केव आ रहा है, और केव मतलब कि कैविटी, और कैविटी का मतलब होता है कि गुफा या गड्ढा, ठीक है। तो जहां पर गड्ढा बना हुआ है, कैविटी बनी हुई है, देखो यहाँ पर कैविटी बन रही है, गड्ढा बन रहा है, तो उसको हम कॉनकेव क्या देंगे। और एक अगर आपने याद रख लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। और कॉमनली आप देखते हैं कि जो सभी माइक्रोस्कोप्स होते हैं उन माइक्रोस्कोप में कॉनकेव लेंस होता है। तो आपके इन ऑक्यूलर और ऑब्जेक्टिव लेंस में भी कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। जो ऑक्यूलर लेंस होता है इसका मैग्निफिकेशन पावर जो है वो फिक्स रहता है, आपको 10x और 7x से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। कितना? 7x और 10x, 7x और 10x देखने को मिलेगा। ये इसकी फिक्स रहती है, जिसमें भी कॉमन आपका 10x ही होता है। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें, मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसका मैंने आपको बताया ही है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10x भी हो सकती है, 40x भी हो सकती है, 100x भी हो सकती है, और 4x भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है, मतलब कि ये 4 गुना से 100 गुना करके बता देता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये टू टाइप्स ऑफ लेंस आपके यूज होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब आई पीस का भी मैंने आपको बता ही दिया है, और ऑब्जेक्टिव पीस का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर जैसे आप इमेज की बात करते हैं कि आपकी जो फर्स्ट इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, या फर्स्ट मैग्निफिकेशन कहाँ पर होता है। फर्स्ट मैग्निफिकेशन मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को वो सबसे पहले कहाँ पर बड़ा करता है, तो जो ऑब्जेक्ट के पास में है वही सबसे पहले बड़ा करेगा। तो इसको आप देखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है वो माइक्रोस्कोप में दो जगह होती है। मैग्निफिकेशन कहाँ कहाँ होती है? दो जगह होती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। अगर आपने ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया तो आप फिर कभी माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और माइक्रोस्कोप के पार्ट्स जो है आपके माइंड में पूरे सेट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपका फोकस पूरा यहीं पर होना चाहिए, अभी आपका ध्यान बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। चलिए मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन दो जगह पर होता है, दो जगह पर होता है। कौन कौन सा? ये यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर होगा जो कि ऑब्जेक्ट के पास में है। देखो यहाँ पर ये वाली स्टेज होती है, यहाँ पर हम स्पेसिमेन रखते हैं, जो हमारी स्लाइड है, और नीचे से यहाँ से लाइट आती है। ये लाइट यहाँ पर आई, और यहाँ पर बीच में एक गड्ढा होता है, यहाँ से लाइट निकलती है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको कैप्चर करता है और उस इमेज को प्रोड्यूस्ड करता है। तो फर्स्ट इमेज जो है, या फर्स्ट मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं आप, फर्स्ट मैग्निफिकेशन। फर्स्ट मैग्निफिकेशन कहां पर होता है? फर्स्ट मैग्निफिकेशन होता है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ठीक है। फिर सेकंड ले लीजिए, सेकंड कहां पर होगा? सेकंड मैग्निफिकेशन जहां आपका सेकंड लेंस है वहीं पर होगा। सेकंड मैग्निफिकेशन कहां पर होगा? कौन सा लेंस पर होगा? ऑक्यूलर, या फिर आई पीस लिख सकते हैं, आई पीस पर होगा, ठीक है। ये आई पीस पर होगा आपका सेकंड मैग्निफिकेशन। अब एक फाइनल मैग्निफिकेशन भी बनता है, फाइनल या टोटल मैग्निफिकेशन जिसे आप कहते हैं। फाइनल मैग्निफिकेशन बनेगा इन दोनों को मिलाकर, इनटू कर कर, मतलब कि फर्स्ट मैग्निफिकेशन और सेकंड मैग्निफिकेशन पावर दोनों को मिलाकर एक फाइनल इमेज बनती है, या फिर फाइनल फाइनल मैग्निफिकेशन होता है, जो कि आप आई से ऑब्जर्व करते हैं, और वो फाइनल मैग्निफिकेशन ही आप देखते हैं, जहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, और ऑक्यूलर लेंस है वो भी उसको मैग्नीफाई करता है, ठीक है। तो आपका फाइनल इमेज यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टोटल या फिर फाइनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, टोटल या फिर फाइनल मैग्निफिकेशन।
फाइनल मैग्निफिकेशन। देखो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी तो थोड़ा सा पैशन रखे और अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठे। फाइनल मैग्निफिकेशन को आप देखते हैं तो फाइनल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, या फिर आप लिख लीजिए सीधा सा फर्स्ट मैग्निफिकेशन इनटू सेकंड मैग्निफिकेशन, फर्स्ट इनटू सेकंड मैग्निफिकेशन। अब देखो कैसे देखेंगे इसको कि फाइनल इमेज क्या बन रही है। यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका कौन सा है, मतलब उसका मैग्निफिकेशन पावर कितना है, 10x है, 40x है, 100x है, या फिर 4x है। जैसे कि आप यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 40x है। हमने जो लेंस को सेट किया है वो 40x वाला लेंस को सेट किया है, ठीक है, 40x वाले को सेट किया। और सेकेंड मैग्निफिकेशन आपके आई पीस पर हो रहा है, और इसका कॉमनली जो होता है वो हमने बताया ही है, वो 10x होता है। तो इसका कितना हुआ, 10x, ठीक है। अगर आप दोनों को मिलाकर देखेंगे तो आपकी जो फाइनल इमेज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितने एक्स की है, 40x। मतलब कि आपने जो फाइनल इमेज देखी है वो 400 गुना बड़ी हुई इमेज है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इस माइक्रोस्कोप ने 400 गुना बड़ा करके बताया है, अगर आपने उसको 40x पर सेट किया हुआ है। इसी प्रकार अगर 100x पर सेट करेंगे तो वो 1000x हो जाएगा। मतलब कि 1000 गुना, आप देखिए ना 1000 गुना कितना होता है। तो 1000 गुना बड़ा करके बताया आपके इस माइक्रोस्कोप ने, और यहाँ पर आपकी फाइनल मैग्निफिकेशन जो है वो बनती है। तो मैग्निफिकेशन क्या है वो आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो ऑक्यूलर लेंसेज होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके बता रहे हैं, और यही आपकी मैग्निफिकेशन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैग्निफिकेशन अकर इन टू प्लेस, कहाँ कहाँ पर हुआ, फर्स्ट मैग्निफिकेशन जो कि आपके यहाँ पर लिख लीजिए, फर्स्ट मैग्निफिकेशन कहाँ पर हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव लेंस पर हुआ, और इसको हम M1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड मैग्निफिकेशन कहाँ पर हुआ, ऑक्यूलर लेंस पर, ऑक्यूलर लेंस पर, इसको हमने M2 से डिनोट किया। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2। तो आपकी टोटल मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगी कि वो 400x है, 40x है, या फिर 1000x है, कितनी x है, कितना गुना बड़ा करके हमने उसको देखा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप देख लो, यूं समझ लो कि कोई भी जैसे कि दो सेल्स, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये मान लो 3-4 सेल्स है या 5-6 सेल्स हमने बना लेते हैं। तो ये देखो कितनी क्लोजली आपस में पैक्ड है, आपको क्लियर उसका स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन हम ऐसा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं जिसका रेजोल्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है, और उसने इन सारी इमेज को सेपरेट करके बताया। ठीक है, देखिए ये इमेज को इन्होंने पूरा क्लियर सेपरेट कर दिया। तो अब आप इसको कितना अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप एक एक का स्ट्रक्चर जो है वो देख पाएंगे, एक एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे। यही आपका रिजोल्यूशन होता है। मतलब कि रिजोल्यूशन क्या हुआ, रिजोल्यूशन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है एबिलिटी, resolution refer to ability to produced separate image, to produce separate image of closely packed object। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेज फ्रॉम क्लोजली पैक्ड ऑब्जेक्ट, फ्रॉम क्लोजली पैक्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कि समझ में आया कि जहां पर इमेज बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है और उसको सेपरेट करना, उसको डिस्टिंग्विश करना, उनके बीच में डिस्टेंस को बताना, यही आपका रिजोल्यूशन पावर कहलाता है। तो माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होता है, जैसे कि ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस का रिजोल्यूशन पावर कितना है, आप 10x पर देख रहे हैं, 40x पर देख रहे हैं, या चाहे 100x पर देख रहे हैं, तो उसका रिजोल्यूशन पावर कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत ही अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर जो है वो सबसे बेस्ट होता है। एक मिनट, आप इसको ध्यान से देखिए।
रेजोल्यूशन पावर जो होता है वो देखो डिपेंड होता है कि जैसे अगर आप रेजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि रेजोल्यूशन पावर इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है 0.61 इंटू लिमड़ा अपॉन, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, अपॉन एन ए। एन ए का मतलब होता है न्यूमेरिकल अपेरेचस। क्या होता है? न्यूमेरिकल अपेरेचस। तो यहाँ पर जो लेमड़ा है उसका मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी है, जो नीचे से लाइट आ रही है। एक माइक्रोस्कोप में आप देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो आपकी लाइट है, एक मिनट यहाँ पर देखिए, नीचे से लाइट आ रही है, ये यहाँ पर इल्यूमिनेशन दिया हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि विजिबल लाइट भी यूज करते हैं और आपके आर्टिफिशियल लाइट भी यूज करते हैं। तो ये लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पर ये लेंस लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से जब ये लाइट पास होती है इस तरीके से, तो ये जो लाइट की वेवलेंथ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ, देखो लाइट अगर आप अगर जैसे 10x पर देख रहे हैं, 10x मतलब कि लो पावर पर देख रहे हैं, ठीक है, 10x मीन्स लो पावर पर आप देख रहे हैं, लो पावर पर आप देख रहे हैं, और आपने लाइट जो है वो बहुत ज्यादा करी हुई है, ठीक है, लाइट अगर आपने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ली, मतलब कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि जब आप फाइनल इमेज देखेंगे तो वो आपको पूरी तरीके से क्लियर फाइन विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत ही जरूरी होती है। लाइट की वेवलेंथ जो है आपके रेजोल्यूशन को डिसाइड करती है। सेकंड यहाँ पर आता है आपका, कहाँ थे हम, चलिए यहाँ पर। तो एक तो हो गया हमारा लैम्बडा, जिसमें हमने देखा कि इसका मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एक होता है न्यूमेरिकल अपेरेचस। न्यूमेरिकल अपेरेचस का मतलब होता है कि वो कितनी लाइट को गेदर कर पा रहा है, कितनी लाइट को अपने पास रखकर उस इमेज पर फोकस कर पा रहा होता है। तो ये होता है न्यूमेरिकल अपेरेचस, ठीक है। मतलब कि एंगल अपेरेचस, एंगल अपेरेचस का मतलब होता है कि जो एंगल है, एंगल मतलब कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ पर ये आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब होता है, एंगुलर अपेरेचस का मतलब होता है एंगल, एंगल बिटवीन स्पेसिमेन, स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्पेसिमेन या फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव लेंस, इनके बीच का एंगल कितना है, क्योंकि ये एंगल भी डिसाइड करता है आपके रेजोल्यूशन को, इसके ऊपर भी डिपेंड होती है। कैसे डिपेंड होगी? कि जैसे ये जितना दूर होगा, अगर आपका लेंस जो है वो आपके इस स्पेसिमेन से, इस स्टेज से बहुत दूर है, क्योंकि स्टेज को हम अप डाउन कर सकते हैं, तो जैसे आप करके देखना कभी कि उस स्टेज को अगर आप नीचे लेकर आ जाते हैं, लेंस का एंगल और उसका दोनों का एंगल जो है वो बहुत ही दूर दूर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको फाइन विजिबल नहीं होता है, क्लियरली सेपरेशन नहीं दिखता है, ब्लर ब्लर दिखता है। और आप जैसे धीरे धीरे स्टेज को पास लेकर आएंगे, आपके इस लेंस की ओर लेकर आएंगे, और एक स्टेज पर आप उसको पूरी तरीके से सेट कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि पूरा क्लियर विजिबल आपको होता है। तो इस एंगुलर अपेरेचस पर भी डिसाइड होता है कि आपका रेजोल्यूशन क्या रहेगा। फिर आता है यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि आप यूं कह लीजिए कि आपका जो स्पेसिमेन है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे कि हम नॉर्मली आप ऑयल यूज करते होंगे, तो ऑयल इमर्शन लेंस हम यूज करते हैं, उसके लिए जो ऑयल यूज करते हैं, तो जब हम ऑयल यूज करते हैं तो वो ऑयल क्या करता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ा देता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अच्छा होगा रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा, वो उतने अच्छे तरीके से क्लियर उसको सेपरेट कर पाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यूं समझ लीजिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयल, तो ऑयल क्या होता है कि ये जो लाइट है, जैसे कि यहाँ नीचे से लाइट आ रही है, ये आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, नीचे से मैंने आपको बताया था इल्यूमिनेशन, तो ये इस तरीके से यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑयल हम रख देंगे, तो ये लाइट को
कैप्चर कर पाएगा, ठीक है, लाइट को अपने पास में इस तरीके से, पूरी लाइट को इस तरीके से समेट के रख पाएगा, यूं कह लीजिए आप। तो समेट के अपने पास में रखेगा तो ये यहाँ पर इसका फोकस एक जगह पर होगा, और फोकस होगा तो वो उसको उस तरीके से ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड कर पाएगा, और रेजोल्यूशन पावर जो है वो उतना ही अच्छा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हम ऑयल यूज करते हैं उसके लिए, तो आप ऑयल इमर्शन में देखते हैं तो आपको इमेज जो है पूरी क्लियरली सेपरेट और बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दो इमेज मैंने लगाई है, तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और बहुत ही स्मॉल साइज में आपको देखने को मिल रही है। जब आप इसको हाई पावर पर देखेंगे, हाई पावर पर देखेंगे तो देखिए इसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी अच्छी है कि ये पूरा क्लियर सेपरेट करके दिखा रहा है, पूरा एक एक के बीच में डिस्टेंस को बता रहा है, इसको डिस्टिंग्विश करके बता रहा है। जैसे हम ह्यूमन आई की अगर बात करें तो हमारे आई का रिजोल्यूशन पावर कितना होता है, ठीक है। अगर आप बात करें ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन पावर कितना होता है, 0.2 mm। कितना होता है, 0.2 mm, मतलब कि मान लीजिए कि 200 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर की जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, अगर उसकी साइज 200 माइक्रोमीटर तक है तो हम उसको देख पाते हैं डिस्टिंग्विश करके। अगर इससे स्मॉल है तो फिर हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर कितना होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 0.2 माइक्रोमीटर। कितनी, 0.2 माइक्रोमीटर। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि वो 0.2 nm, nm देखो बहुत ही छोटी साइज होती है, तो 0.2 nm वाले ऑब्जेक्ट को भी क्लियर सेपरेट करके बताता है। यही आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन पावर के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे 40x का आप देखेंगे तो उसका रिजोल्यूशन पावर और उतना अच्छा होगा, 100x का देखेंगे तो उसका और भी उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रिजोल्यूशन पावर। देन आता है आपका लास्ट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में एक चीज और आपको समझा देती हूँ मैं यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कि कुछ फैक्टर होते हैं, वैसे तो मैंने आपको आगे बता ही दिए हैं, ये कुछ फैक्टर जो होते हैं वो आपके डिटरमाइन करते हैं रेजोल्यूशन पावर को। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर। कौन कौन से, एक तो मैंने बताया कि आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज है वो कौन सी है, आप 40x यूज कर रहे हैं, 10x यूज कर रहे हैं, या 100x यूज कर रहे हैं। फिर आता है कि जो लाइट की वेवलेंथ है, जो लाइट पास हो रही है स्पेसिमेन से, उसकी वेवलेंथ कितनी है। फिर हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जितना अच्छा होगा, रिजॉल्विंग पावर भी उतना ही अच्छा होगा, रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आपके कॉन्ट्रास्ट की तरफ। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस इन इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। मतलब इसको आप समझिए बेसिक तरीके से, जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, कभी कभी आप सोचते हैं कि यार व्हाइट शर्ट पर ब्लैक पैंट पहनते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि येलो पर पिंक पहनते हैं, तो वो कॉन्ट्रास्ट मतलब कि उठाव आना कलर का। तो कोई भी इमेज आप देख रहे हैं, जैसे कि स्टैंडिंग कर कर आप देखते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से ये उस इमेज को कॉन्ट्रास्ट करके बताता है। स्टैंडिंग करके देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में आपको ये वाली सेल्स दिख रही है, और उसमें भी आपकी ये वाली जो सेल है जिसका ब्लू कलर है वो ज्यादा उठाव दे रही है। कॉन्ट्रास्ट मतलब मैंने यहाँ पर दो कलर लगाए हैं, ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इस व्हाइट बैकग्राउंड में मैंने एक येलो कलर लगाया है और एक मैंने ब्लैक कलर लगाया है। तो कौन सा ज्यादा अच्छे से आपको दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट करके ये बताता है। ये आप जब स्टैनिंग करते हैं तो स्टैनिंग में इंप्रूवमेंट आपको दिखता है, वही आपका कॉन्ट्रास्ट कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट। मतलब कि सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप ने इमेज को बड़ा किया, बड़ा करने के बाद में उसने सेपरेट करके बताया ताकि आप उसके स्ट्रक्चर को जान सको, उसकी प्रॉपर्टीज को जान सको, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने कंट्रास्ट भी कर दिया कि जो कलर है उसको आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाए, जो बैकग्राउंड से आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से देख पाए, ठीक है, डिफरेंस कर पाए, उनमें डिस्टिंग्विश कर पाए, उसके लिए फिर कंट्रास्ट उसने कर दिया।
अब आती है देखो वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग डिस्टेंस का मतलब होता है डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस एंड सरफेस ऑफ कवर ग्लास और स्पेसिमेन। मतलब कि ये उस डिस्टेंस को बता रहा है जो कि आपकी लेंस का सरफेस और आपके स्पेसिमेन जो रखा हुआ है उसकी सरफेस है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, आप जैसे उस मैकेनिकल स्टेज को बहुत ज्यादा नीचे लेकर आ जाते हैं, तो आपका जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस वो बहुत ऊपर रह जाता है, और उस कंडीशन में आपको फाइन विजिबल नहीं होगा। आप जैसे 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 उसको पास लेकर आएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग डिस्टेंस भी बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये वर्किंग डिस्टेंस स्पेसिमेन बहुत ही ज्यादा दूर है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेसिमेन जो है वो बिल्कुल इसके पास में है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपकी फाइन इमेज बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, फाइन इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये वर्किंग डिस्टेंस जो है वो भी जरूरी होता है। अब आती है आपके पास बात कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तीन पार्ट में एक आता है आपका मैकेनिकल कंपोनेंट, जो कि एडजस्टमेंट और सपोर्ट के लिए होता है माइक्रोस्कोप के। फिर सेकंड आता है मैग्नीफाइंग कंपोनेंट, तो ये आपके स्पेसिमेन को एनलार्ज करने के लिए होता है। फिर आता है इल्यूमिनेटिंग कंपोनेंट, जो कि लाइट प्रोवाइड करवाता है। तो ये तीन कंपोनेंट आपके होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सबसे फर्स्ट वन हम मैकेनिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि एडजस्टमेंट के लिए और सपोर्ट के लिए जरूरी होता है। ये पूरा माइक्रोस्कोप आपके सामने है, इसको हम आपके सामने ही फील करेंगे और साथ साथ इनके फंक्शन भी जानते जाएंगे। तो ये कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर आएगा, या पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये जो एक एक पार्ट्स है माइक्रोस्कोप के उनको जानेंगे। तो पहला ऊपर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन आप देखेंगे, तो जो सबसे ऊपर की तरफ है उसको क्या कहेंगे हम, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि ये वाला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं, आई पीस। ठीक है, जो कि बॉडी, जो माइक्रोस्कोप की बॉडी होती है उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है आई पीस। अब आई पीस में मैंने आपको बताया ना, मोनोकुलर होता है, बाइनोकुलर होता है, टेनोकुलर होता है। तो आई पीस जहां पर हम फाइनल इमेज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर आई पीस से नीचे की तरफ आएंगे आप, तो यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो आपको, आप इसको ट्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है वो आपके इस ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव लेंस को और आई पीस लेंस को दोनों को होल्ड करके रख रही है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बता रही है। तो ये क्या है, आपकी यहाँ पर ट्यूब है जो कि क्या कर रही है, होल्ड, होल्ड द आई पीस, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करके रखती है। ठीक है, फिर थर्ड आता है। थर्ड में यहां पर आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो मार्क किया हुआ है, ये है नोज पीस। क्या है, नोज पीस, नो स्पेस। अब नो स्पेस का काम क्या होता है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड किए हुए हैं, जहां पर आप इस ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करवा सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट करवाना है, जैसे कि 10x है, तो 10x से फिर आपको यहाँ पर 100x को सेट करना है या 40x को सेट करना है, तो यहाँ से आप उसको मूव करके सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस नो स्पेस ने पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड किया हुआ है। फिर आता है यहाँ पर आपका फोर्थ जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस ही आ जाते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ऑब्जेक्ट के पास में है उनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करेंगे, ये मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रही है, एक प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है पूरा। ये देखिए ये पूरा जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये एक प्लेटफॉर्म है, जिसको स्टेज कहा जाता है। और इसी स्टेज के अंदर सब स्टेज भी होती है, स्टेज के अंदर सब स्टेज होती है जिसमें आपकी क्लिप लगी हुई होती है, जिसे स्टेज क्लिप कहा जाता है। यहाँ पर 6 नंबर की जो है मार्क किया हुआ है स्टेज क्लिप। ठीक है, तो स्टेज का काम क्या होता है, ये जो स्टेज है वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। स्टेज क्या है, एक प्लेटफॉर्म है
जो कि विच होल्ड होल्ड द स्लाइड। ठीक है, आपकी नहीं, स्लाइड को नहीं, आप लिख लीजिए कि आपके ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए, आपके ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, आपकी स्लाइड को होल्ड करके रखता है। तो स्लाइड जो आपका सब स्टेज होता है या स्टेज क्लिप होता है, जो कि स्टेज के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, और इस स्टेज को आप मूव भी कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ये जो आपका कोर्स एडजस्टमेंट होता है, इसकी मदद से आप इसको नीचे भी ले जा सकते हैं और ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो स्टेज है इसको, और इसमें ये क्लिप लगी हुई है दोनों तरफ में, जहां पर हमारा जो स्लाइड है उसको हम रखते हैं, और ये उस स्लाइड को होल्ड करके रखती है ताकि हमारी स्लाइड इधर उधर कहीं पर भी ना जाए, एक जगह जहां पर हमने फिक्स करी है वो वहीं पर फिक्स रहे। ठीक है, तो इसके बीच में एक छोटा सा छेद जैसा भी होता है, जैसे कि आपकी ये स्टेज है, इस स्टेज के बीच में यहाँ पर एक होल होता है, उसको हम अपर्चर कहते हैं, और उस अपर्चर से लाइट पास होती है, मतलब कि नीचे से लाइट आ रही है तो ये यहाँ से लाइट आएगी, इस अपर्चर से आएगी, और यहाँ पर आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है, यहाँ पर लाइट गिरेगी, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएगा जो कि उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपर्चर भी होता है आपके इस स्टेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्या आ रहा है, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे, जस्ट स्टेज के बिलो साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डायफ्राम दिखेगा, डायफ्राम दिखेगा। डायफ्राम होता है, डायफ्राम का काम होता है आपकी लाइट को कंट्रोल करना, लाइट को कंट्रोल करना मतलब कि आप इसको ओपन और क्लोज्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर एक क्लिप होता है, उसको मूव करेंगे तो ये जो अपर्चर यहाँ पर होता है, तो ये अपर्चर पूरा क्लोज्ड हो जाएगा या फिर पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस डायफ्राम की मदद से आप इसको क्लोज्ड और ओपन कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं, जो लाइट आपकी पास हो रही है उसको कम ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर होता है। जैसे कि आप अगर 100x पर देखते हैं तो 100x पर आपको इस डायफ्राम को पूरा ही ओपन करना होता है, और यहीं पर कंडेंसर भी लगा हुआ होता है। क्या होता है, कंडेंसर भी होता है। ठीक है, ये कंडेंसर जो है वो यहीं पर होता है इस डायफ्राम के पास में। इस कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, कंडेंस मतलब कि लाइट को इकट्ठा करना, लाइट को कंडेंस करना। तो लाइट को कंडेंस करने के लिए आपका यहाँ पर कंडेंसर होता है, जो इल्यूमिनेशन से जो लाइट आ रही है उसको पूरा तरीके से कंडेंस करके रखना, जो बिखरी हुई लाइट है उसको पूरी तरीके से सिकोड़ के रखना, ये कंडेंसर का काम होता है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब कि जो लाइट का सोर्स है आपका, लाइट सोर्स मैंने बताया ना, क्या विजिबल लाइट भी होती है और आपकी मतलब कि डे लाइट होती है, विजिबल लाइट या फिर जैसे सनलाइट आप यूज करते हैं, और एक यहाँ पर ये आर्टिफिशियल लाइट होती है, मतलब कि जो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि उसके साथ में ही लगी हुई लाइट आती है। ठीक है, यहाँ पर, और या तो आप अलग से लगाओ या फिर विजिबल लाइट जैसे कि आप सनलाइट से देखो, या नॉर्मल लाइट आपके इसमें है, या फिर ये डायरेक्ट भी लगी हुई आती है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर पर, तो ये होता है बेस। बेस क्या करता है, जो आपका एंटायर माइक्रोस्कोप होता है उसको सपोर्ट करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट इंटायर माइक्रोस्कोप। सपोर्ट प्रोवाइड करवाना मतलब देखो बेस है, जैसे हम अपने पैर पर खड़े हैं वैसे भी माइक्रोस्कोप अपने बेस पर खड़ा है, और यहाँ पर ये होता है आपका लाइट एडजस्टमेंट, लाइट एडजस्टमेंट। जैसे लाइट कम और ज्यादा आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे कि ये इल्यूमिनेशन है, यहाँ पर लाइट का सोर्स है, अगर इसको बढ़ाना या घटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको रोल करके कर सकते हैं। इसके पास में स्विच भी होता है, ये यहाँ पर या फिर उधर साइड में होगा जहां से आपको ऑन ऑफ करना रहेगा, तो ये स्विच यहाँ पर लगा हुआ होता है। फिर ये दो कंडेंसर आपके लेंस सॉरी फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट यहाँ पर होते हैं। ये वाला जो है वो होता है कोर्स एडजस्टमेंट। क्या होता है, कोर्स एडजस्टमेंट, और ये होता है फाइन एडजस्टमेंट। नाम से समझ में आ ही रहा होगा आपको कि फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट क्या है। देखो ये जो कोर्स एडजस्टमेंट बड़ा वाला लगा हुआ है, ये एक तो आपके स्टेज को अप डाउन करवाने के लिए भी होता है, और जब आप लो पावर एक्स पर देखते हैं, लो पावर एक्स पर देखते हैं तो उस पर फोकस करवाने के लिए आपको कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप लो पावर एक्स पर देख रहे हैं तो कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि लार्ज नोब होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा इसकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है, तो लार्ज नॉब आप लिखेंगे। फाइन एडजस्टमेंट जहां पर स्मॉल नॉब होती है
ये स्मॉल नॉब होती है। और जब आप जैसे कि 40x यूज कर रहे हैं या 100x यूज कर रहे हैं, तो उसको फाइन के करने के लिए आपका फाइन एडजस्टमेंट होता है। तो जब आप 40x या 100x पर देख रहे हैं, तो हम इस फाइन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। और कोर्स एडजस्टमेंट मतलब कि इसको सेट करना है आपको, लो पावर एक्स पर आप सेट करते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए आपका कोर्स एडजस्टमेंट होता है। सबसे ऊपर की तरफ इसको हम कहते हैं आर्म। आर्म जो होती है वो आपके अपर पोर्शन को सपोर्ट करती है। और आप जब माइक्रोस्कोप, कैरिंग माइक्रोस्कोप के लिए भी होती है, जब माइक्रोस्कोप एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर रखते हो, तो उसको पकड़ोगे कैसे, होल्ड कैसे करोगे? तो आपको एक हाथ यहाँ पर रखना है और एक हाथ यहाँ पर रखना है। इस तरीके से माइक्रोस्कोप को हमें होल्ड करके रखना है, कहीं पर भी आप रख रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर वे होता है माइक्रोस्कोप को होल्ड करने का, उठाने का। तो यहाँ पर आर्म से उठाना है और नीचे बेस से उठाना है। तो ये ओवरऑल पार्ट होते हैं। इन सभी पार्ट के बारे में आपने समझ लिया। इसमें से जब सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं इसके, वो आपको समझना है। एक तो आपका होता है लेंस सिस्टम। ठीक है, जो लेंस सिस्टम में अभी तक डिटेल हमने केवल ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में नहीं समझा है, आपका कंडेंसर के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। और आपके जो आई पीस हैं, इन दो चीजों के बारे में जो कि सबसे मेन होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। बाकी तो ये इनके मेन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिए है। जैसे कि ट्यूब है, इन दोनों को होल्ड करके रखती है, नोज पीस आपके ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करके रखती है। स्टेज जिसे मैकेनिकल स्टेज कहा जाता है, इस स्टेज पर एक होल होता है जिसे अपर्चर कहा जाता है, जहां से लाइट पास होती है। उसके ऊपर एक क्लिप लगी हुई होती है जो कि आपके स्लाइड को होल्ड करके रखती है, ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखती है। ये स्टेज क्लिप होती है। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, आपकी लाइट को सेट करता है। ठीक है। और कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कि जो इल्यूमिनेशन से लाइट आ रही है उसको कंडेंस करके आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको दिखाता है, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको ऑब्जर्व कर पाए और आपकी इमेज को शो कर पाए। ठीक है। फिर इल्यूमिनेशन, जहां पर ये लाइट का सोर्स होता है और ये बेस होता है जो कि इंटायर माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ये लाइट का एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगा। फाइन एडजस्टमेंट का भी बता ही दिया है, कोर्स एडजस्टमेंट का भी बता ही दिया है, और आर्म का भी बता दिया। मतलब कि दो चीजें आपकी मेन बचती है, आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस और आपका आई पीस। तो ये आएगी आपके मैग्नीफाइंग पार्ट में। मतलब कि हमने तीन पार्ट पढ़े ना, जो मैकेनिकल स्टेज होता है एक, तो ठीक है, मैकेनिकल पार्ट, और एक होता है मैग्नीफाइंग पार्ट, और एक होता है आपका लाइट सोर्स। ठीक है, इल्यूमिनेशन वाला पार्ट। तो लाइट सोर्स तो बहुत ही बेसिक है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। मैग्नीफाइंग पार्ट में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में समझना है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है? मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई मतलब कि बड़ा करके दिखाना। तो हम कॉमनली कितने टाइप के जो लेंस यूज करते हैं? एक होता है 10x, एक होता है 40x, एक होता है आपका 100x। ठीक है, या फिर आप यहां से ले लीजिए, एक मिनट, 4x, 10x, 40x और 100x। ठीक है। जो आपका सबसे पहला लेंस होता है 4x, जिसको स्कैनिंग स्कैनिंग लेंस कहा जाता है, स्कैनिंग लेंस कहा जाता है। फिर 10x होता है जिसको लो पावर ऑब्जेक्टिव या लेंस कह सकते हैं, लो पावर लेंस। और ये होता है आपका हाई पावर ऑब्जेक्टिव, हाई पावर ऑब्जेक्टिव। और ये भी आपका होता है हाई पावर, वेरी हाई पावर ऑब्जेक्टिव, वेरी हाई पावर ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये आपके 4 टाइप के लेंस होते हैं जो कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1, 2, 3 और 4। 3 भी देखने को मिल सकते हैं, 4 भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपका 4x वाला होता है, इसमें क्या होता है कि कलर कोडिंग होती है। जैसे कि 4x का देखेंगे तो 4x का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसमें रिंग होती है, मतलब कलर कोडेड, मतलब कि रेड रिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो 10x की बात करें तो 10x का कलर जो है वो कैसा होता है? इसमें येलो कलर की रिंग होती है, येलो कलर की रिंग होती है। तो कलर कोडेड से भी आप इसको पहचान सकते हैं और उस पर मार्किंग भी रहती है। अगर हाई पावर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका कलर जो है वो, इसमें कौन सी रिंग होती है? इसमें ब्लू रिंग होती है। ठीक है। और लास्ट बचता है यहाँ पर जो कि व्हाइट कलर की होती है। अब मैं व्हाइट से लिख नहीं सकती तो यहाँ पर लिख सकती हूँ व्हाइट रिंग। ठीक है। व्हाइट कलर से लिखूंगी तो आपको
विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपके होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, और इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पर दी हुई है 4x, 10x, 40x और 100x। ठीक है, अब आपकी फाइनल इमेज जब बनती है, कहाँ पर बनती है फाइनल इमेज? फाइनल इमेज या टोटल मैग्निफिकेशन जो है आपका कहाँ पर आता है? आपके जो आई पीस है वहां पर आता है। तो अगर आपने यहाँ पर जैसे 10x लिया है, आपका लो पावर पर आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, 10x पर आपने ऑब्जर्व किया है, और आपका आई पीस जो है वो भी कितना है 10x है, तो कितना हो जाएगा 100x। ठीक है, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस आपने कौन सा यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, इसकी रिंग और इसके ये जो टाइप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई दिए हैं। उसके अलावा 4 टाइप्स जो कॉमनली होते हैं, एपोक्रोमेटिक जो कि हम रिसर्च वर्कर के लिए यूज करते हैं, फ्लोराइड जो कि हम किसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं, एक मिनट, जो कि हम जेडन स्टेन जैसे कि एसिड फास्ट बेसिलाई या ट्यूबरकल बेसिलाई आप देखते हैं तो उसके लिए यूज होता है। फिर स्प्रिंग लोडेड जो होता है प्लेनो फॉर फोटो माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है, और लास्ट बचता है फ्लेट फील्ड जो कि मॉडर्न माइक्रोस्कोप के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं, इनको कॉमनली मतलब इतने पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन नाम मैंने आपको बता दिया, कभी पूछ भी ले तो। अब आती है आई पीस की बारी। तो आई पीस मैंने आपको बताया ही है, देखो लेंस कौन सा होता है, सब में कॉनकेव होता है। ठीक है, और आई पीस जो होता है, आई पीस का काम क्या करता है, ये उस जो फाइनल इमेज प्रोड्यूस हुई है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से, सॉरी प्राइमरी इमेज जो प्रोड्यूस्ड हुई है, क्या हुआ, प्राइमरी इमेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से प्राइमरी इमेज प्रोड्यूस्ड हुई है उसको मैग्नीफाई करता है। मतलब कि मैग्नीफाई मैग्नीफाई प्राइमरी इमेज प्रोड्यूस्ड फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड प्रेजेंट, ये किसको प्रेजेंट करेगा, एंड प्रेजेंट फाइनल इमेज। मतलब कि प्राइमरी इमेज कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुई, आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से, और उसको मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्निफिकेशन आया था वो 40x था या 100x था या 10x था, जो भी था। ठीक है, तो 10 गुना उसने करके दे दिया या 40 गुना उसने करके दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस ने। अब उसको और बढ़ाना है, उसको और मैग्नीफाई करना है, तो वो कौन करेगा, आपका आई पीस करेगा, ऑक्यूलर लेंस करेगा, उसको मैग्नीफाई करके और आपकी फाइनल इमेज को प्रोड्यूस्ड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि 40 इंटू 10 आप कर लीजिए 400x, 400 गुना करके फिर उसने आपको बताया और फाइनल इमेज को प्रेजेंट किया। ठीक है, यही होता है आपका आईपीस। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट मैंने आपको बताया ही है कि मोनोकुलर मोनोकुलर और बाइनोकुलर। बाइनोकुलर, तो मोनोकुलर कब कहेंगे, मोनोकुलर जहां पर सिंगल आईपीस प्रेजेंट है, और बाइनोकुलर जहां पर 2 आईपीस प्रेजेंट है, टेनिकुलर जहां पर 10 आईपीस प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब आता है कि कंडेंसर और आइरिस डायफ्राम के बारे में। तो कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब क्या होता है कि ये लाइट को कंडेंस करके रखता है, कंडेंस ऑफ लाइट, जो कि कहां से पास हो रही है, फ्रॉम इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, कंडेंस करके कहां पर पहुंचाता है, आपके स्पेसिमेन तक। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है और फिर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस तक जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आइरिस डायफ्राम होता है, आइरिस डायफ्राम का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो लाइट कम ज्यादा आपको करनी है, लाइट का एडजस्टमेंट आपको करना है, तो वह आप इस आइरिस डायफ्राम से कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ लाइट कहाँ से करेंगे, आइरिस डायफ्राम से करेंगे। मतलब कि आपको कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है उसको, वो आप आइरिस डायफ्राम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंसर एंड आइरिस डायफ्राम होता है। फिर लाइट सोर्स की बात करें तो देखो लाइट सोर्स मैंने आपको बताया ही है कि विजिबल लाइट भी आप यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, एक तो हम डे लाइट यूज करेंगे, डे लाइट, ठीक है, जिसमें
सनलाइट यूज करी जाती है, जैसे कि सनलाइट से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आप 100x पर देख रहे हैं तो फिर सनलाइट से देखेंगे तो वो बहुत ही वीक इमेज शो करेगा, ठीक है। तो ये डे लाइट या फिर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट जैसे हमने देखा है ना कि उसके साथ में ही अटैच्ड होती है इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, नीचे से लगा हुआ होता है जो इल्यूमिनेशन अभी हमने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उससे आप 100x पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपके लाइट का सोर्स होता है, डे लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका जो बेस होता है माइक्रोस्कोप का वहां पर प्रेजेंट होती है। कैरिंग फॉर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को कैरी पूरी प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि डू नॉट लेट एनी लिक्विड टू कम इन कांटेक्ट विद द माइक्रोस्कोप, के कांटेक्ट में कोई भी लिक्विड जो है वो नहीं आना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज स्टोर द माइक्रोस्कोप इनसाइड अ बॉक्स आफ्टर यूज, आपका यूज हो गया है माइक्रोस्कोप का, आपका काम खत्म हो गया तो उसको आप बॉक्स में पैक करके रख सकते हैं। फिर रिटर्न द ऑब्जेक्टिव लेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा करते हैं अक्सर, या फिर अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपका आपने जिस भी लेंस पर उसको सेट किया, जैसे कि आप 40x में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका काम खत्म हो गया तो आप उसको 40x पर ही छोड़ देते हैं। तो हमेशा जब भी आपका काम हो जाए तो ऑब्जेक्टिव लेंस को आपको लो पावर पर सेट करना है, आफ्टर यूज लो पावर पर उसको सेट करके छोड़ दें। कैरी द माइक्रोस्कोप बाय द आर्म, कैसे उठाना है, मैंने बताया कि आर्म से और नीचे बेस से होल्ड करके फिर माइक्रोस्कोप को कैरी करना है। और हमेशा क्लीन करते समय एक बहुत ही क्लीन और वाइप टिश्यू जो है आपको यूज करना है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप को कैरी करने के लिए जरूरी होते हैं। प्रॉपर वे ऑफ फोकसिंग द माइक्रोस्कोप, प्रॉपर वे क्या है माइक्रोस्कोप पर फोकस करने का, प्रॉपर वे का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा ऑलवेज ऑलवेज फोकस फर्स्ट इन लो पावर, लो पावर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, मतलब हम जब भी किसी स्पेसिमेन को देख रहे हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमेशा हमें किस पर देखना चाहिए, हमेशा हमें सबसे पहले लो पावर पर उसको सेट करके ऑब्जर्व करना है। लो पावर पर ऑब्जर्व करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें उसको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प से। किससे करेंगे, कोर्स एडजस्टमेंट से सेट करेंगे। ये एक प्रॉपर वे है, ठीक है, जैसे लाइट वगैरह चालू करना है, ये तो सारी है ही सही कि आपको स्पेसिमेन को स्टेज पर लगाना है, बट उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपके सबसे पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव पर आपको देखना है, फिर कोर्स एडजस्टमेंट पर लो पावर पर सेट करेंगे, देन फिर हम उसको फाइन एडजस्टमेंट से फोकस करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट से फोकस करेंगे। फाइन एडजस्टमेंट के बाद में आप उसको मूव करेंगे, मूव टू हाई पावर, हाई पावर पर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन फिर आप फाइन एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। फिर से हम उसको फाइन करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियरली सेपरेट इमेज जो है वो शो हो। फाइन एडजस्टमेंट करने के बाद में आप अपनी आई को आई पीस पर लगाएंगे और अपनी जो इमेज है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये आपकी इमेज जो है आपको शो हो जाएगी, आप उसको फाइनल इमेज को यहाँ पर देख पाएंगे, जो फाइनल मैग्निफिकेशन है वहां पर आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो लास्ट यहाँ पर हमारा बचता है एक टेबल जिसमें ओवरऑल कंटेन में आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो इसमें आप अच्छे से सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन से मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है आपके लेंस का। जैसे कि आप मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 10x भी होता है, 40x भी होता है और 100x भी होता है, ठीक है। लो पावर वाला ये रहा, हाई पावर वाला ये रहा और ऑयल इमर्शन वाला ये रहा। अगर आप लो पावर की बात करते हैं तो लो पावर का मैग्निफिकेशन आपने देख ही लिया है। फिर आई पीस का मैग्निफिकेशन देखिए सभी का सेम है, लगभग 10x ही हम सभी का यूज करते हैं। फिर टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, जैसे 10x से 10x कितना हो गया 100x, यहाँ पर 450 to 450x हो गया, ठीक है। यहाँ
यहाँ पर 900 to 1000x हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे न्यूमेरिकल अपैरेचस कितना होता है। जो न्यूमेरिकल अपैरेचस मैंने आपको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजोल्यूशन के लिए। न्यूमेरिकल अपैरेचस जितना अच्छा होगा रिजोल्यूशन उसका उतना ही अच्छा होगा, उतने अच्छे से वो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके बता पाएगा, ठीक है। जैसे लो पावर का देखेंगे तो कितना होगा 0.25 टू 0.30, और इसका होगा 0.55 टू 0.65, और आपका इसका न्यूमेरिकल अपेरेचस होगा 1.25 टू 1.4। देखो उसका न्यूमेरिकल अपेरेचस अच्छा है तो वो इमेज इमेज को उतना ही क्लियर सेपरेट करके बताता है, ठीक है। मिरर कौन सा यूज करते हैं, हाँ नीचे की तरफ एक मिरर भी यूज होता है। जो इल्यूमिनेशन मैंने आपको बताया ना वहां पर मिरर भी लगा हुआ होता है, तो वो भी एक चीज और थी जो कि हमने मिस कर दी, मिरर। तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। नीचे वो मैं आपको बता नहीं पाई, बाकी तो मैंने ये बता ही दिया था कि उसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो कितना होता है 60 mm, 4 mm, और इसका होता है 1.8 टू 2 mm होता है। फिर वर्किंग डिस्टेंस कितना होता है, इन दोनों के बीच में वर्किंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने वर्किंग डिस्टेंस पर वो इमेज को अच्छे से शो कर पाएगा, 4 to 8 mm, और इसका होता है 0.5 टू 0.7 mm, और इसका होता है 0.1 mm वर्किंग डिस्टेंस। आइरिस डायफ्राम जो हमने बताया है पार्शियली क्लोज्ड होता है, इसमें पार्शियली ओपन होना चाहिए और इसमें फुली ओपन होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो अपर्चर होता है और वहां पर वो आप जब डायफ्राम को इस तरीके से घुमाएंगे तो वो कम ज्यादा होगा। आप देखना कभी भी प्रैक्टिकली करके। तो आप जब 100x ऑयल इमर्शन यूज करते हैं तो आपको पूरा फुली ओपन कर देना है उसको, ठीक है। पोजीशन ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इसमें लोवेस्ट होनी चाहिए, इसमें स्लाइडली रेस्ट होनी चाहिए, और इसमें फुली रेस्ट बड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन पावर कितना होता है, देखिए जो लो पावर होता है उसका होता है 0.9 माइक्रोमीटर, और इसका होता है 0.3 माइक्रोमीटर, और इसका होता है 0.18 माइक्रोमीटर। तो ये ओवरऑल इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आती है बात कि जब आप ऑयल इमर्शन यूज करते हैं, तो जैसे ये हमारी स्लाइड है, ठीक है। इस स्लाइड पर आप ऑयल इमर्शन जो अगर आप हाई पावर ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन पर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, एक ड्रॉप हमने ऑयल की डाल दी है। तो मैंने बताया ना कि जब आप ऑयल यूज करते हैं तो ये लाइट को क्या करता है कि इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। और मतलब कि आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बढ़ाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन बढ़ेगा, और रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो वो इमेज को पूरा क्लियर सेपरेट कर पाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आप जो ऑयल यूज करते हैं वो कौन सा है, सिडार वुड ऑयल आप यूज करते हैं, सिडार वुड ऑयल आप यूज करते हैं। तो ये एक चीज और आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिडार वुड ऑयल आप यूज करते हैं जब आप ऑयल इमर्शन यूज करते हैं, और इसमें हम कवर स्लिप नहीं रखते हैं। तो जैसे कि आप कोई यूरिन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमें क्रिस्टल को ऑब्जर्व करना है, कास्ट को ऑब्जर्व करना है, सेल्स को ऑब्जर्व करना है, ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करना है, तो ये सारे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब एक बेसिक माइक्रोस्कोप का कवर होता है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज कवर करी, पार्ट्स कवर करें, और उसकी जो टाइप्स होते हैं वो भी हमने कवर किए। मतलब कि एक बेसिक टाइप हमने जान लिया कि कितने टाइप्स का होता है। बाकी एक एक करके हम सारे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम फिर से माइक्रोस्कोप का लेकर आएंगे। थैंक यू।